अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मसूर की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई पर जानकारी। अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु मछलियों की देखरेख और प्रबंधन। सूखे चारे को पौष्टिक बनाने के लिए यूरिया से कैसे करें उपचारित। अपने राज्य में प्रायः कम सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों के किसान मसूर की खेती करते हैं, क्योंकि मसूर की फसल को कम पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे में पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो भी किसान इसकी खेती करना चाहते हैं, वो मसूर की कौन कौन सी प्रजातियों का चयन करें और इसकी बुआई करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें ताकि उनकी फसल की बढ़वार ठीक तरह से हो सके। तो चलिए इस बारे में जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र भदोही के डॉक्टर आर.पी. चौधरी से। इसमें जो है जो प्रजातियां हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जो संस्तुत की गई है, उसके लिए आप HUL 57 है जो BHU बनारस से निकाली गई है, बहुत अच्छी प्रजाति है। दूसरी EL 4076 है, EL 4147 है, K75 है, शेखर मसूर 2 है, 3 है, पंत मसूर 8 है। बहुत सारी प्रजातियां हैं, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए ये सारी प्रजातियां बहुत ही उपयुक्त हैं। इस प्रजातियों का किसान भाई चयन करें। किसान भाइयों, अभी आपने मसूर का अधिक उत्पादन देने वाली उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं भूमि की तैयारी और उर्वरक प्रबंधन के बारे में। खेती के लिए खेत की तैयारी भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। खेत की तैयारी करते समय एक गहरी जुताई मिट्टी पर ढट से करते हैं। 2-3 जो है कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा से उसे समतल करके इसके बाद बुआई करना चाहिए। जहाँ तक बात आती है उर्वरक और खाद प्रबंधन की, तो 1 हेक्टेयर में 80 से 100 किलो DAP, लगभग 20 से 25 किलो सल्फर का प्रयोग करें बुआई के समय। तो इससे जो है पौधे अच्छे स्वस्थ होंगे और भरपूर उत्पादन हो सकता है। किसान भाइयों, मसूर की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए बीज की उचित मात्रा और बीजोपचार करना तो जरूरी होता ही है। साथ ही साथ मसूर की वैज्ञानिक बुवाई तकनीक पर भी ध्यान देना होगा। तो आप किस तरह से करें इन कार्यों को, आइए जानते हैं। किसान भाई ये ध्यान रखें, बीज दर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बीज दर मसूर के लिए अगर लेट में बुआई कर रहे हैं तो 60 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर निर्धारित करें। और बुआई के पहले बीज उपचार बहुत ज़रूरी है। कार्बनडाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचारित करें किसान भाई। इसके बाद मसूर का जो है राइजोबियम से बीज उपचार करते हैं, PSB कल्चर से करते हैं, तो बहुत अच्छा उत्पादन देखा गया है। ऐसे में मसूर का PSB कल्चर से बीज अवश्य उपचारित करें। इसके लिए जो मसूर का राइजोबियम कल्चर लें और आधा लीटर पानी गर्म करें, उसको ठंडा करके उसमें 200 ग्राम का राइजोबियम कल्चर जो पैकेट आता है मसूर का, उसको में डालें और 10 किलोग्राम बीज के लिए जो है उपयुक्त होता है, उसमें मिला करके उसमें मिश्रित करके उसको छाए में सुखाएं। कभी भी धूप में बीज को ना सुखाएं। और इसको जो है सुखाने के बाद इसके उपरांत जो है बुआई संपन्न करें। बुआई जो है हमेशा पंक्तियों में करें, ये ध्यान रखें।
कभी भी किसी भी फसल की अगर बुआई कर रहे हैं किसान भाई तो पंक्तियों में करें, उसको जो है 20 से 25 सेंटीमीटर के लाइनों में बुआई करें। इससे उत्पादन अच्छा होता है और पौधे स्वस्थ होते हैं। बुआई का जो माकूल समय है, बुआई लगभग किसान भाई कर रहे हैं, और जो लेट तरतीब बुआई लगभग 20 नवंबर तक 20 से 24 नवंबर तक कर सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश में मछली पालन व्यवसाय धीरे धीरे जोर पकड़ता जा रहा है और बहुत से युवकों ने इस व्यवसाय को अपना भी रखा है। किसान भाइयों, जैसा कि अब सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, तो आप इस व्यवसाय को सफल बनाने के लिए वर्तमान समय में कैसे करें मछलियों की देखरेख और प्रबंधन, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं वाराणसी के जिला मत्स्य सहायक निदेशक मुकेश सरन। सभी मत्स्य पालक भाइयों को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि लगभग सभी ने अपने तालाबों में मत्स्य बीज का संचय कर लिया होगा और अब ये समय मत्स्य बीज संचय का बीत चुका है। उसके बाद मत्स्य बीज संचय के उपरांत जो आवश्यक है हमारे लिए, जो संचय के उपरांत का जो प्रबंधन है, उसमें मत्स्य आहार बहुत अहम रोल अदा करता है, उसकी अहम भूमिका है। यदि हम आहार पर्याप्त मात्रा में संचित अंगुलिकाएँ हैं उनको उपलब्ध नहीं करा पाएंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे मत्स्य पालन को प्रभावित करेंगे। मत्स्य पालक भाइयों, मछली पालन व्यवसाय को सफल बनाने के लिए आपको मछलियों के आहार प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आप अपनी मछलियों के आहार प्रबंधन में किसी भी तरह की लापरवाही बरतते हैं तो उससे मछलियों की वृद्धि ठीक तरह से नहीं होती है, जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ता है। तो आप मछलियों की उचित वृद्धि के लिए किस तरह से करें उनका आहार प्रबंधन, आइए जानते हैं। तो सभी मत्स्य पालन भाइयों से मेरा निवेदन है कि आपने अपने तालाबों में जहाँ पे मत्स्य बीज का संचय कर लिया है, कृपया प्रत्येक महीने 15 से 20 किलो या हो सके तो 40 किलो तक चूने का इस्तेमाल करें। एक सीमित तिथि में हर महीने करना चाहिए और चारे के रूप में उनको सरसों की खली और धान का कना दोनों मिला करके अवश्य दें। यदि आपके तालाब में 1 कुंटल के आसपास मछली का बच्चा संचित है तो 1 कुंटल पे 4 किलो प्रति तालाब के हिसाब से उनको जो है मत्स्य आहार की आपूर्ति की जानी है। जो मैंने 2 अवयव बताए हैं आपको, सरसों की खली और धान का चावल का कना, इन दोनों को बराबर मात्रा में यानी कि 2-2 किलो मिला करके आप उनको तालाब के पानी से ही गोला जैसा गूंथ लें। गूंथने के बाद तब तालाब के पानी में ही एक छोटा सा चाहे छीटा, झुआ या ट्रे रख करके उसमें वो गोला रख दें, ताकि मछलियाँ वहाँ पे आएंगी और अपना आहार प्राप्त कर सकेंगी। इस पद्धति से ये होगा कि चूँकि तालाब में हमारे पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक आहार उपलब्ध नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हमको उनको पूरक आहार उपलब्ध कराना आवश्यक होता है। इस तरीके से मछलियों को जब भी भूख लगेगी कभी भी आहार की कमी नहीं होगी और वो पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक रूप से अपनी वृद्धि कर सकेंगे। कहीं ना कहीं इस तरह से हमारे मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा, मत्स्य पालन में वृद्धि होगी और साथ ही साथ हमारे मत्स्य पालक भाइयों की आय में भी वृद्धि होगी। इसमें कई तरीके के आहार आजकल बाज़ार में उपलब्ध हैं। आप चाहें तो बाज़ार से फ्लोटिंग फीड यानी कि जो तैरते हुए आहार के पैलेट्स हैं उनको भी खरीद करके उनको खिला सकते हैं। वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है और उस केस में थोड़ा सा उसका लाभ ये मिलता है कि वो हमारा चारा पानी में सिंक होकर के नीचे नहीं बैठता है और वो तैरता रहता है, तो कम से कम उसमें वेस्ट होने की संभावनाएं होती हैं। अतः मत्स्य पालक भाइयों से निवेदन है कि यदि वो बाहर का आहार नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि उसकी दर लगभग आपको 60 से 70 रुपये प्रति किलो तक पड़ जाती है, तो आप अपने घर में ही उपलब्ध अवयवों से उनका मत्स्य का आहार तैयार करके उनको खिला सकते हैं। साथ ही साथ चूँकि धीरे धीरे गर्मियाँ ख़त्म हो रही हैं और सर्दियाँ बढ़ रही हैं, तो हमारे तालाब में आपको एक ध्यान रखना होगा, यदि काई या हरापन बहुत ज़्यादा है
तो आपको आहार देना बंद कर देना चाहिए और उसमें कोई भी उर्वरक या अन्य कोई किसी प्रकार का रासायनिक खाद नहीं डालना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो उससे आपके तालाब में जो हरापन है, जो काई है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उससे मछलियों को आवागमन में, इधर उधर भाग दौड़ में दिक्कत होगी, वो फंस करके उसमें मर भी सकती हैं। इसी के साथ ही यदि आपके तालाब में बहुत ज़्यादा काई होगी तो सूर्य की रोशनी नीचे तक, तलहटी तक नहीं जाएगी और आपका जो मछलियों का प्राकृतिक आहार है वो नहीं बन पाएगा। इससे आपकी मछलियों की वृद्धि और आपकी मत्स्य उत्पादकता में अत्यधिक जो है प्रभाव पड़ेगा। तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि अब आप यदि आहार नहीं दे रहे हैं तो समय से मछलियों को आहार दें। कोशिश करें कि आहार देने का समय प्रातः में 6 से 7 बजे के बीच में हो और शाम को भी 6 से 7 के बीच में उनको आहार दे दिया जाए। और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इस समय बीमारियां भी थोड़ा सा लगने की संभावना बढ़ जाती है, तो आपको लाल दवा जिसे पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं उसको भी 250 ग्राम 1 हेक्टेयर के तालाब में पानी में मिला करके आपको छिड़काव करा देना चाहिए, ताकि कोई भी रोग लगने की संभावना ना रहे। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। हमारे जो भी किसान भाई धान की खेती करते हैं वो आमतौर पर धान की कटाई गहाई के बाद जो पुआल बचता है उसका इस्तेमाल पशुओं के चारे के रूप में करते हैं। लेकिन किसान भाइयों, यदि आप इस चारे को यूरिया से उपचारित कर लेते हैं तो इसकी पौष्टिकता को बढ़ाया जा सकता है और इसे पशु बड़े चाव से भी खाते हैं। तो अपने स्तर पर सूखे चारे को यूरिया द्वारा उपचारित कैसे करें, इस पर अपने सुझाव दे रही हैं कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर अर्चना। पशु हमारे किसान भाइयों की खेती बाड़ी के काम में हाथ बटाते हैं, उनके लिए दूध, दही, घी, मक्खन इत्यादि मुहैया कराते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि पशुओं को पौष्टिक चारा उपलब्ध कराया जाए। ज़्यादातर हमारे पशुपालक भाई क्या करते हैं कि आर्थिक तंगी के कारण उनको सूखा निकृष्ट चारा खिलाते हैं। सूखा चारा, पुआल, धान ये सब खाने से पशुओं का पेट तो भर जाता है, लेकिन उसमें जो पौष्टिक पदार्थ होते हैं, ऊर्जा, प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन इत्यादि की कमी हो जाती है। तो ऐसे में पशुपालक भाई जो हैं वो क्या कर सकते हैं कि जो सूखा चारा खिलाते हैं अपने पशुओं को, उसको यूरिया से उपचारित करके खिला सकते हैं। यूरिया से उपचारित करके खिलाने से क्या होगा कि उसकी पौष्टिकता जो है वो बढ़ जाएगी। यूरिया उपचारित चारे को पशु बड़े चाव से खाते हैं, अधिक पचाते हैं तथा प्रोटीन अंश भी बढ़कर 7.5 से 8% हो जाता है। इस प्रकार उपचारित सूखे चारे से अनुपचारित चारे की अपेक्षा 60 से 70% अधिक पोषक तत्व प्राप्त होता है, जो देशी गाय एवं भैंसों की ओसरों में अनुरक्षण आवश्यकता पूर्ति के अतिरिक्त 150 से 200 ग्राम प्रतिदिन देह भार वृद्धि करता है तथा दुधारू गाय भैंस में 4 से 6 किलोग्राम दूध बिना खल्ली दाना खिलाए प्राप्त किया जा सकता है। यूरिया उपचारित चारा बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका है। इसमें करना क्या है कि जैसे कि आपको अगर 100 किलो चारा को यूरिया से उपचारित करना है तो उसके लिए आपको 4 किलो यूरिया की ज़रूरत होगी और इस 4 किलो यूरिया को 50 लीटर पानी में घोलना होगा। आप ऐसा करें, बड़े बर्तन में जिसमें आपको घोल बनाना है उसमें आप 4 किलो यूरिया डालें और फिर थोड़ा सा पानी डालें। पानी डालने के बाद उसको एक साफ़ सूखी लकड़ी से, उसको छड़ी जैसी जो लकड़ी है उससे चलाएं। आहिस्ता आहिस्ता उसमें पानी की मात्रा बढ़ाते जाएं और इस हद तक बढ़ाते जाएं कि सारा पानी इस्तेमाल हो जाए और उसे घोलते रहें। और ये आपका अब यूरिया का घोल तैयार हो गया। अब क्या करना है, जो चारा आपने उपचारित करना है उसको एक साफ़ सूखी थोड़ी सी ऊंची ज़मीन पे, जहाँ का बारिश का पानी वानी नहीं लगता हो, वैसी जगह पे आप उसको फैलाएं। 1 इंच मोटी तह बिछाएं और जो आपने घोल तैयार किया है उस घोल को उसके ऊपर छीटें। और ये छीटना उसी तरीके से होगा जैसे गर्मी के दिनों में आप धूल बैठाने के लिए पानी छीटते हैं, उसी तरीके से उस पर उस यूरिया के घोल को आप छीटें
उसके बाद हाथ या पाँव की मदद से उसको दबा दें। थोड़ा 2-3 मिनट तक पूरी तह को दबाने के बाद आप फिर से उतनी ही मोटी एक चारे की जो चारा आपने अलग रखा हुआ उस चारे की तह को बिछाएं और फिर दोबारा उस यूरिया के छिड़की हुई सतह पे दोबारा वो यूरिया का घोल आप छीटें। और ये प्रक्रिया तब तक दोहराते जाएं जब तक कि पूरा चारा और जो घोल आपने तैयार किया है वो सारा इस्तेमाल ना हो जाए। इसके बाद क्या करना है कि जो आपने छीटा हुआ जो पूरा चारा है उसको आप एक ढेर की शक्ल दे दें। ढेर की शक्ल देने के बाद आप उसे एक पॉलीथीन से ढक दें। पॉलीथीन उसके ऊपर चारों तरफ से फैला के और जो पॉलीथीन का छोर है उसको मिट्टी से लेप कर दें ताकि वो बिल्कुल सील बंद हो जाए। गर्मी के दिनों में यह छिड़का हुआ चारा जो है 1 महीने में और जाड़े के दिनों में 1.5 महीने में यह आपका यूरिया उपचारित चारा जो है इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है लड्डू पार बाराबंकी से मयंक सिंह ने। यह अमरूद के बाग में लगने वाले हानिकारक कीटों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो मयंक जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। बहुत दिनों से हम फल मक्खी की समस्या बरसात के मौसम में सुना करते थे, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ये समस्या अब सर्दियों वाली फसल पर भी आ रही है। जो लोग पूरे 12 महीने अमरूद ले रहे हैं उनके यहाँ पर फल मक्खी की समस्या आ रही है। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि बहुत सारे जगह से ये समस्याएं आ रही हैं कि कोई कीड़ा लग रहा है, कोई कीड़ा जो है गिरने के बाद लग रहा है, कोई फल के ऊपर लग रहा है। पहली बात तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जितने भी हमारे अमरूद पालक हैं, बनाने वाले हैं, उनमें ये कि किसी भी पके हुए फल में, विशेषकर अमरूद में, क्योंकि अमरूद की जो सतह जो होती, फल की जो त्वचा होती है वो बहुत ही मुलायम होती है, उस पे कभी भी पके हुए फल पर कोई भी दवा का छिड़काव ना करें। उससे क्या होगा कि जहर जो है, कीड़ा नहीं मरेगा, लेकिन वो जहर अगर हम और आप या कोई भी व्यक्ति मार्केट से खरीद के खाएगा तो उसके स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। दूसरी बात ये कि अब आप कहेंगे कि जब कीड़े आ रहे हैं, बीमारी आ रही है, तो फिर हम क्यों नहीं दवा का इस्तेमाल करें। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी कि आप कैसे एक अच्छी कीट प्रबंधन नीति को अपना सकते हैं और आपके अपने बाग में और अपने अमरूद के पेड़ों को कीड़ों से मुक्त कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि हम जब भी अपने अमरूद के बाग में जाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि बाग जो है हमारा पूरी तरह साफ हो। दूसरी एक बात, कई बार अमरूद का जो फल होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, जो नीचे गिर जाते हैं वो सड़ जाते हैं, लेकिन आपने शायद ध्यान दिया हो कभी कि जो फल नीचे गिर जाते हैं वो ही कीड़ों को आकर्षित करते हैं। सड़ने के बाद से बहुत सारे कीड़ों का अटैक हो जाता है और वही उसके बाद में जो पेड़ों पे लगे फल हैं उन पर भी आक्रमण करते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो फल नीचे गिरते जा रहे हैं उन्हें ऐसा ही ना छोड़ दें, उनको उठा के एक जगह पर आप हौदी बना लें। अच्छा होगा कि सीमेंटेड हौदी बना लें और उसमें इकट्ठा करें, और अगर आप नहीं बना सकते हैं तो 2 फीट से ज़्यादा गहरा गड्ढा खोदकर उनको दबा दें। अगर आपको इस तरह की समस्या का अगर आप देखते हैं कि है, तो एक बात का ख्याल रखें, पके हुए फलों पर नहीं, जब जैसे ही फूल आते हैं और फल लगने लगता है उस समय अगर आप दवा का छिड़काव करें तो ही अच्छा होगा। और छिड़काव करते समय आप ध्यान रखें कोई भी दवा ऐसे ही नहीं इस्तेमाल करेंगे, जो सबसे ज़्यादा सेफ हो, सुरक्षित हो, उन्हीं दवा का आप इस्तेमाल करेंगे। उसकी मात्रा भी आप बहुत कम रखेंगे। अगर आपको छिड़काव करना ही है तो आप जो है क्विनोलफॉस इस्तेमाल कर सकते हैं या मोनोक्रोटोफॉस इस्तेमाल कर सकते हैं, या कार्बरिल नाम की जो दवा है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दवा का दर आपको 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से ही इस्तेमाल करना है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं करना है। और ये तब करना है जब फल जो है लगा ही होता है, यानी फल का जो साइज है बहुत ज़्यादा ना हो और फूल उसके ऊपर दिखाई दे रहा हो, तभी आप इस्तेमाल करेंगे। और जैसे जो पकने लगता है उस समय आप किसी भी दवा का इस्तेमाल नहीं करें। और एक बात का ख्याल रखें कि अगर आपको लगता है कि हमें पके हुए फलों में ही दवा का छिड़काव करना है तो ख्याल रहे पहले आप सारे पके फल तोड़ लें, उसके बाद दवा डालें और 15 दिन तक फिर आप कोई भी दवा का इस्तेमाल उस पर ना करें। दूसरा ये है कि आप एक प्रपंच बनाइए जिसे हम मिथाइल इथेनॉल बॉटल ट्रैप करते हैं। एक प्लास्टिक की बॉटल लीजिए,
जो सी बिस्लरी पानी की बोतल होती है, उसमें एक स्क्वायर, एक कट बना लीजिए चाकू की सहायता से, और एक लकड़ी का टुकड़ा लीजिए, जो प्लाई की लकड़ी होती है उसे ले लीजिए, और उसका जो आपको आकार रखना है वो 5 सेंटीमीटर चौड़ा, 5 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई होनी चाहिए। ऐसे टुकड़े आप कई बना लीजिए। और अब आप एक दवा का घोल बनाइए। उस दवा के घोल में अल्कोहल होना चाहिए, मिथाइल यूजनॉल होना चाहिए, और एक कोई भी कीटनाशी, डाइक्लोरोवास सबसे अच्छी है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3 दवाएं मैंने आपको बताई हैं, अल्कोहल, मिथाइल यूजनॉल और डाइक्लोरोवास। अब इनका जो अनुपात रखना है आपको 6:4:1 की दर से इस्तेमाल करना है। यानी 6 आपको अल्कोहल रखना है, 4 आपको मिथाइल यूजनॉल रखना है, और 1 आपको कीटनाशी डाइक्लोरोवास रखना है। अब इस घोल को आप बना लें, जितने भी पेड़ों की संख्या आपके हैं उसके अनुपात से आप बनाएंगे। और अब इस घोल में आप वो लकड़ी के जो गुटके आपने बनाए हैं उनको डुबो दें। 24 घंटे के लिए आपको इनको डुबो के रखना है, और फिर इसको बाद में निकाल लें। 24 घंटे बाद आप देखेंगे कि लकड़ी के गुटकों ने इस घोल को काफ़ी हद तक सोख लिया है। अब इसे आप धागे की सहायता से बॉटल में नीचे की साइड आप बांध दें। आपने जो कट लगाया था उस कट की सहायता से ये टुकड़ा अंदर चला जाएगा, और इसको बॉटल के जो बोतल है आपकी उसके तल से थोड़ा सा ऊपर करके लटका दें। और ये 20 पेड़ों के लिए एक बोतल सफिशिएंट है। यानी एक बोतल अगर आप 20 पेड़ों के बीच में लगाते हैं और 1 महीने तक ये काम करेगी, और सारी की सारी फल मक्खियाँ इसके अंदर आके मर जाएंगी, आप खुद देख सकते हैं। और इसके लिए आप किसी भी कीटनाशी दवा का छिड़काव नहीं करें, और अगर यही बोतल आप लगा लेते हैं, हर महीने आप 1 महीने बाद इसका जो लकड़ी का टुकड़ा आपने लगाया था वो आप दोबारा से घोल बना के 1 महीने बाद इसको बदल सकते हैं। और आपकी बोतल का और इसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं आता है। अगर आप ये काम कर पाते हैं और अपने बाग में गहरी जुताई कर दें दिसंबर के महीने में, और समय समय पर अगर करते रहें, तो फल मक्खी की समस्या और फल बेधक की समस्या से आपको पूरी तरह निजात मिल जाएगी। दूसरी एक चीज़ और देखने में आई है बागों में आम के कि अमरूद के पत्तियों में कई बार सी आकार की पत्तियां कटी दिखाई देती हैं। तो ये एक कीड़ा है। कीड़ा क्या है? ये एक मक्खी है, मधुमक्खी की तरह की एक मक्खी है जो हमारे लिए फायदा करती है। तो अगर आपको लग रहा है कि अगर कोई सी आकार में बड़ी सी पत्ती कटी हुई दिखाई दे रही है तो उससे घबराए नहीं, वो उससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता है। और एक बात और, पिछले कुछ सालों से एक बीटल जो रात में आता है और आपकी पत्तियों को खा के चला जाता है, वो खिड़की की नुमा पत्तियां आपकी हो जाती हैं, और उसमें आप कई बार कहते हैं कि हमारी कई बार जो नई पत्तियां हैं वो सारी की सारी जालेनुमा हो गई हैं और पत्ती छलने की तरह बन जाती है। तो इसकी समस्या का समाधान करने के लिए एक बार आप ये काम करिएगा, क्योंकि वो सिर्फ रात में खाता है, तो रात में शाम के समय पर आप अपने बागों में धुआं कर दें। जितनी भी गिरी हुई पत्तियां हैं उनको इकट्ठा करें बीचों बीच में एक किनारे से, और हवा का दिशा आप ध्यान में रखते हुए अगर आप धूमन कर देते हैं तो ये जो है बीटल की समस्या और जो पत्तियों को खाने वाली समस्या है, ये इससे समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों की चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है, और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए हमारा पता नोट कर लीजिए। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो हमारा ईमेल एड्रेस लिखिए annadata.up@rate.etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां।
पालक की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई पर जानकारी। अच्छी बढ़वार हेतु पान बरेजों में किए जाने वाले जरूरी प्रबंधन। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर होगी आपसे इसी समय मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।